अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। होपफुली आपने प्रॉब्लम नंबर 8 प्रैक्टिस कर ली होगी और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट फॉलोइंग सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एल्गोरिदम लिखना है। सीक्वेंस क्या है, ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हर एल्गोरिदम लिखते हुए जो चीज़ मैं आपके साथ रिपीट करती हूँ, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्टिंग क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इन चीज़ों को जब आप गौर से, जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ मैं बताती हूँ, उसको अगर आप गौर से सुनेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अगले चैप्टर्स में जाके आप बहुत माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको हमेशा पहली लाइन में यही बताती हूँ कि जो भी आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, जो प्रॉब्लम दी जाती है, जो कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, उसे पहले गौर से समझ लें। उसके बीच में जो लॉजिक दी गई है कि क्या चल रहा है, उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब आपने रट्टा नहीं लगाना। जैसे आपसे क्वेश्चन होता था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, याद कर ली। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में 2 लाइनें लिख दी, हाइब्रिड के बारे में 2 लाइनें लिख दी, डिजिटल के बारे में 2 लाइन्स लिख दी, तो काम बन गया। पूरे 8 नंबर नहीं तो 6 नंबर आ गए। लेकिन यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर आपने लॉजिक आपकी कहीं गलत हो गई, कोई स्टेप्स नहीं लिखे, तो वो पूरा का पूरा एल्गो, पूरा अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्राम ऐसे कर दिया तो वो भी आगे पीछे कर दिया। कुछ लाइंस याद करने की जब आप कोशिश करेंगे किसी चीज़ को, तो ऐसे ही होगा, कोई लाइन मिस हो जाएगी तो वो पूरा फ्लो ही ख़राब हो जाता है और पूरा आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसा कि मैथ्स के क्वेश्चन की कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आप करते हैं, अगर आप बीच में से आप कोई स्टेप्स मिस कर देते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, चाहे एंड पे जाके आंसर ठीक ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना है कि आपको जो है ना, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको प्रिंट कराना है, इसके लिए एल्गोरिदम लिखें। तो आपने गौर से देखना है कि भाई ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में क्या आपस में रब्त है, क्या ताल्लुक़ है, कोई ख़ास चीज़ है। पहले 27 है, फिर 24 है, फिर 21 है, यानी कि 3 का टेबल थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट करते जाएँ तो अगला नंबर, 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 24, 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 21, 21 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 18, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 3। यानी इस फ्लो में चल रहा है। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, लेकिन आगे भी 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मज़ीद -3 और -6 तक आपने ये लिखना है। ठीक है, तो अब आपने लॉजिक क्या बनानी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर जहाँ से आपने प्रिंट कराना है, अब ये डिफरेंट है, एक वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। तो जैसे हमने दिन को एल्गोरिदम एक किया था, तो जब वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आप उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और वो अपनी वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल लेंगे और सबसे पहले आपको ये प्रिंट कराना है 27, तो सबसे पहले उसकी शुरू में आप वैल्यू 27 सेट कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपके लिए एल्गोरिदम लिखा है। स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल के है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप के रख लो, ए रख लो, बी रख लो, जो भी के है उसको आपने 27 से इनिशलाइज कर दिया। सॉरी, सबसे पहले 27 है। अब ये है कि आगे आपने उसको बताना है कि 27 को प्रिंट करो। सबसे पहले तो आप उसको कहेंगे 27 को प्रिंट करो। स्टेप 2 में आउटपुट के का मतलब है प्रिंट 27। ठीक है, मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में, चूँकि मैं प्रिंट का लफ्ज़ बार बार कहती हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देती हूँ। प्रिंट भी लिख सकते हो कि आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही लिखा है, प्रिंट के। ठीक है, 27 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसको आपने बताना है कि भाई अब इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो प्रिंट कराना है। फिर आप ये चाहते हैं कि बार बार बताना ना पड़े, बार बार यही लाइन चलती रहे, ये नंबर प्रिंट हो, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करे तो प्रिंट कर दे, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करे तो प्रिंट कर दे। और फिर साथ आप उसे ये भी बताना चाहते हैं कि जब वो -6 तक पहुंच जाए तो उसके बाद कुछ प्रिंट ना करे। तो आप देखो, सबसे पहले आप उसे डिक्रीमेंट करने का बताओगे। ये जो सब्ट्रैक्ट करने के 3 उसमें से कम करता जाए, डिक्रीमेंट इसको कहते हैं। डिक्रीमेंट के, वेरिएबल का नाम आपने रखा हुआ है के। आप यहाँ पे 27 नहीं लिख सकते कि डिक्रीमेंट 27/3। क्यों? इसलिए कि थोड़ी देर के बाद के की वैल्यू 24 हो जाएगी, फिर उसके बाद 21 हो जाएगी। इसलिए आपने उसके लिए एक नाम रख दिया है जो तब्दील होता जा रहा है। के एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। डिक्रीमेंट k/3।
ठीक है। k इज़ इक्वल टू k माइनस थ्री, k माइनस थ्री होगा 27 माइनस थ्री 24 बन जाएगा, यानी k की नई वैल्यू 24 हो जाएगी। और चूँकि एल्गोरिदम स्टेप्स तरतीब से चलाता है, जब तक उसे कहा ना जाए कि आप उधर चले जाओ। अब ये यहाँ 24 हो गया, लेकिन 24 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले अभी हमारे पास 27 प्रिंट हो चुका है। फिर ये नीचे जाएगा और चेक करेगा कि उसको तो नहीं पता कि -6 कब आ गया, 24 जो है -6 से बड़ा है या छोटा है या क्या है, ठीक है। तो वो हर स्टेप पे चेक करता जाएगा, क्योंकि हमने उसे लिमिट दे दिया कि -6 से जो है ना उससे आगे छोटा कुछ भी ना हो, उससे बड़े ही प्रिंट कराने। तो इफ़ k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल का निशान लगाया है, ग्रेटर देन इक्वल टू -6, अगर k की वैल्यू -6 से ग्रेटर और इक्वल है, देन गो टू स्टेप 2, कि फिर अगर वैल्यू k की -6 से बड़ी है तो इधर चले जाओ स्टेप 2 पे। यानी k की वैल्यू 24 है ना, तो अगर वो -6 से बड़ी है तो किधर चले जाओ, स्टेप 2 पे। तो यहाँ पे जाके वो क्या करेगा, प्रिंट के यानी 24 को भी प्रिंट करा देगा। उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आएगा डिक्रीमेंट बाय 3, के को मज़ीद डिक्रीमेंट करेगा 3 से तो 21 बन जाएगा। फिर नीचे जाके चेक करेगा कि k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, क्या 21, अब k की वैल्यू क्या हो चुकी है 21, क्या 21 -6 से बड़ा है, हाँ बड़ा ही है, तो गो टू स्टेप 2। नीचे अदरवाइज़ को देखेगा ही नहीं, फिर स्टेप 2 पे आ जाएगा, फिर प्रिंट के, फिर 21 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर नीचे आएगा डिक्रीमेंट k बाई 3, इसको और डिक्रीमेंट करेगा तो 18 हो जाएगा। फिर नीचे आके चेक करेगा इफ़ k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, क्या 18 -6 से बड़ा और बराबर है, हाँ जी बड़ा या बराबर है, बड़ा है, बिल्कुल ठीक। गो टू स्टेप 2 और फिर प्रिंट करा देगा, 18 को प्रिंट करा देगा। इसी तरह चेक करते करते ये 15 को भी प्रिंट करा लेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा, 3 भी हो जाएगा। फिर नीचे आएगा 3 को डिक्रीमेंट करेगा, 3 - 3 0 हो जाता है। नीचे आके चेक करेगा क्या 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 तो -6 से बड़ा होता है। फिर गो टू स्टेप 2 वापस जाएगा, 0 को भी प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ आएगा -3 आ गया, फिर -6 को प्रिंट करा लिया। जब इधर आएगा नेक्स्ट -6 के बाद जब k की वैल्यू होगी तो -6 - 3 कितना बन जाता है, -9। अब हो जाएगी वैल्यू -9। यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या -9 जो है वो बड़ा या बराबर है -6 से, तो नहीं है, वो तो छोटा है, -7 लगा हुआ है तो छोटा है, तो देन गो टू स्टेप 2 नहीं होगा। फिर गो टू स्टेप 2 नहीं होगा और यहाँ पे आ जाएगा गो टू स्टेप 5, और स्टेप 5 पे उसके बाद यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से ये एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। ये आपके समझने वाली चीज़ है। एल्गोरिदम पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ, ये बात दोबारा मैं आपको कह रही हूँ कि एल्गोरिदम्स में मैं आपका फोकस इसलिए बढ़ा रही हूँ, इनको स्लोली लेके चल रही हूँ। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें कि आपकी प्रोग्रामिंग इसकी वजह से अच्छी होगी। नेक्स्ट चैप्टर से जब हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और जब मैं आपको प्रोग्राम्स करने के लिए दूंगी, ऐसे ही ये प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए दूंगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उसका एल्गोरिथम आपने पहले किया होगा, आपको एकदम से इसकी लॉजिक बना लेंगे कि ये लॉजिक है, यहाँ यूँ करना है, यहाँ यूँ करना है, और ये प्रोग्राम बन जाएगा, क्योंकि आपने एल्गोरिथम्स पे अच्छा काम किया हुआ है।